डॉक्टर मनोज जी बताएं कि सबसे पहले ये मेडिकल में जाने का सपना कैसे देखा और कैसे पूरा किया? बहुत पुरानी 1999 में मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ था एमबीबीएस के लिए पूना में। उससे पहले मैं नासिक में पढ़ रहा था 97 to 99। उस समय मुझे मैं साइंस में थोड़ा ज्यादा अच्छा था तो माइक्रोबायोलॉजी करने का बहुत एक सपना था। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का मुझे समहाउ जो डीएनए और आरएनए जो जनुक होते हैं उसमें काफी इंटरेस्ट था। तो मेरा सपना तो वो था कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने। तो मुझे जैसे मेरा 12th खत्म हो गया, रैंक अच्छा आ गया, तो फिर सारे लोगों ने बताया कि एमबीबीएस में भी माइक्रोबायोलॉजी होती है एंड आपको अगर आगे और करियर करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। बट एमबीबीएस करने के बाद पता चला कि इसमें माइक्रोबायोलॉजी तो छूट गई पीछे लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, कैंसर की लिए जब मैं गया तो कैंसर ये एक ऐसी स्पेशलिटी है पूरे सारी स्पेशलिटीज के अमंग्स जो जेनेटिक है, जो जनुक है, उससे बहुत ज्यादा डीलिंग होती है और डायरेक्टली टारगेटेड थेरेपीज अभी जो हम देते हैं। तो यानी सपना मेरा अलग जगह से शुरू हुआ अब मैं अलग जगह पहुंचा ऐसा लगता है। अल्टीमेटली उसी जगह पे मैं सर्कल होके पूरा तो मेरा जो जनुक केस या जेनेटिक्स में इंटरेस्ट जो था उसी जगह पे मैं फिर से अभी उसी में काम कर रहा हूँ इन अदर वे। डॉक्टर निशिकांत, आप बताएं कि आप भी इसी फील्ड में जाना चाहती थी, यानी कई लोगों का बचपन में सपना होता है कि हम डॉक्टर ही बनेंगे, या का एक मूड हो गया, एग्जाम दे दिया और बन गए? हाँ जी, नहीं, मेरी कहानी इनसे बिल्कुल ही अलग है। मैं एक्चुअली बचपन में पेंटर बनना चाहती थी। मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है। और मेरी जो बड़ी बहन है वो जिस वक्त 12th की एग्जाम उसकी थी, उस साल मैंने 10वीं की एग्जाम दी थी। तो मेरे पापा स्कूल में टीचर रहे हैं, तो मेरा सपना था कि मैं पेंटिंग की टीचर बनूं स्कूल में। सबसे फैसिनेटिंग मुझे यही लगता था कि मैडम का प्रोफेशन कितना अच्छा है, स्कूल में आके उनको पेंटिंग ही करनी है। तो मेरा सपना था कि मैं वही बनूं। पर जब 12th में मेरी सिस्टर के बहुत अच्छे नंबर आए और मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए, तो घर पे आने वाले सब लोग यही कहा करते थे कि आपकी बड़ी वाली बेटी तो बहुत होशियार है, 2 नंबर की बेटी तो ठीक है, उसको टीचर वीचर बना दीजिए। या मतलब यूं नहीं है कि टीचर कुछ कम प्रोफेशन है, पर आप उनको मतलब आगे पढ़ने लायक वो नहीं है, ऐसे सब कहा करते थे। 12वीं कर ले वही बहुत तो है। बहुत है मतलब इनफैक्ट मुझे तो पूछा गया था कि बेटा तुम साइंस कर लोगी कि क्या करना है तुम्हें। तो फिर तो मैंने जिद ठान ली कि ये तो नहीं हो सकता, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना चालू किया और फिर जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया तब पढ़ाई में इंटरेस्ट आया। तब तक तो सिर्फ पेंटिंग में इंटरेस्ट था। फिर साइंस में मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि उसमें डायग्राम्स बनाने थे। इट वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइकिंग। फिर जाके 12th में अच्छे नंबर आ गए, तो फिर एंट्रेंस दी, तो एंट्रेंस में भी अच्छी रैंक आ गई। फिर दैट इज हाउ आई लैंडेड इन मेडिसिन। डॉक्टर मनोज, ऐसा माना जाता है कि मेडिकल में जोड़ियां कॉलेज में बन जाती हैं, तो ऐसा कुछ होता है या नहीं? आपके सामने एग्जाम्पल है तो इसको मैं डिनाई कैसे कर सकता हूँ? तो ये जोड़ी कब और कैसे बन गई? ऊपर वाले बनाई या आपने खुद ने? सब मैं तो बोलूंगा संजोग है सारे ऊपर वाले की मर्जी थी, हमको मिलाया, हम साथ में रहे। वैसे कहने के लिए हम 99 यानी 11-12 से साथ में। अब वैसे कहा जाए नंबर अगर गिने सिर्फ साथ में रहना अगर काउंट हो सकता है बिना मुलाकात का तो हम ऑलमोस्ट 22 साल से साथ में। लेकिन हमारी मुलाकात, ऑफिशियल मुलाकात, यानी हम 11-12 एक ही क्लास में थे, पर बात कभी नहीं हुई थी 2 साल। मतलब तिरछी नजर से मतलब देखते तो नहीं जानते ही नहीं थे एक दूसरे को, जानते नहीं थी लेकिन सेम क्लास में थे हम। जो कोचिंग क्लास जो था एक ही क्लास था हमारा। कभी स्वीकार कीजिए, कभी न कभी तिरछी नजर से देखा होगा। पता ही नहीं था लेकिन इनकी जो सिस्टर, जैसे बताया सिस्टर, वो मेरे एमबीबीएस में सीनियर थी, तो वो मेरी खास यानी जान पहचान के हो गए थे। हम एक ही क्लास के थे, एक ही सिटी से गए हुए थे। तो मैडम जब भी आते थे उनसे मिलने, तो उस समय मुलाकात हो जाती थी। तो पहली बार, सच बताइए सीरियसली, पहली बार कब लगा कि? पहले वैसे तो 2007, 7-8 साल बाद। 7-8 साल तक मतलब आप बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए? प्रभावित यानी फ्रेंड से। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ इसमें जरूर। जब हम जब 11-12 का बता रहे हैं ना, तो हम लोगों ने नासिक में पढ़ाई की थी और हमारा कोचिंग सेंटर एक था, पर हमारा जो कॉलेज था 12th का वो अलग अलग था। तो कोचिंग का टाइमिंग कॉलेज के हिसाब से होता था, मतलब बैचेस अलग अलग होती थी।
पर ये होता था कि जो आपकी एग्जाम होती थी, वीकली एग्जाम होती थी, 40 मार्क की एग्जाम होती थी, तो जो टॉपर रहता था ना, उनका नाम की लिस्ट लगती थी कि जिनको 40 आउट ऑफ 40 मिले, उनकी क्लास में लिस्ट लगती थी कि सारे बच्चे मिला के टॉपर कौन रहा है। डॉक्टर मनोज का नाम हमेशा पहला होता था। मैंने इनको कभी देखा नहीं था, पर इनका नाम मैंने तब से पढ़ा हुआ था कि भाई ये कौन सा लड़का है जिसका हर पेपर में 40 में से 40 आ जाते हैं। तो हम एक दूसरे को, मतलब मजाक मजाक में, हमारा जो लड़कियों का ग्रुप था, हम एक दूसरे को हंसते थे कि कोई अगर 39 पे आ जाए किसी के, तो वो कहता था कि यार 1 मार्क से मेरा नंबर रह गया, तो हम उसको मजाक में कहते थे कि तुम अपने आप को मनोज महाजन समझती हो क्या कि तुम्हारे 40 आ जाएंगे हर पेपर में। मतलब इट वॉज अ जोक। एंड आफ्टर आई थिंक 6-7 years व्हेन आई मेट हिम, और अब जब मैं उन दोस्तों को जब पता चला कि मेरी इनसे शादी हुई है, तो वो मतलब सरप्राइज होके मुझसे पूछते हैं कि ये आपको कहाँ मिले। मतलब 40 वो थे और 60 नंबर आपसे मिलके पूरे 100 नंबर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। डॉक्टर निशिगंधा और डॉक्टर मनोज महाजन आपसे और बातें करेंगे। एक गीत और सुनते हैं आपकी पसंद का। जब कोई बात बिगड़ जाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हम नवा। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर मनोज, ये बताएं कि पढ़ना और उसमें अच्छे अंक लाना एक बात है, और उसके बाद जब आप प्रोफेशन में आते हैं तो उसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो जब आप डॉक्टर बन गए और प्रोफेशन में आ गए, तो बताएं कि क्या क्या चैलेंजेस आए और उनसे कैसे सामना किया। आई थिंक डॉक्टर्स के लिए एक ये होता है कि इट्स राइगरस ट्रेनिंग। डॉक्टर बन के जब प्रैक्टिस में आते हो, तब तक आपके पास डॉक्टरी का लगभग मेरे हिसाब से 8 से 15 साल का अनुभव होता है। अगर एमबीबीएस के लेवल पे बोलेंगे तो 6-7 साल, मेडिसिन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे बोले तो आप 3 साल और ऐड हो जाते हैं, तो 10 साल का अनुभव हो जाता है। और विशेषज्ञ है, जैसे हम कैंसर में काम कर रहे हैं तो उसके लिए और 3 साल। तो लगभग मैंने जब एक्चुअल प्रैक्टिस शुरू की कैंसर के लिए, तो तब तक मेरे पास लगभग 14 साल 15 साल का एक्सपीरियंस था, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, जो हम पेशेंट में देखते हैं। तो सबसे एक हमारा जो भी पढ़ाई हुआ है, उस समय हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में थे। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि बिकॉज मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है लोअर क्लास या जो बहुत भीड़ वहां पे बहुत होती है। तो हम उस समय पेशेंट का एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या करना है वही सोचते हैं, पेशेंट के फाइनेंस के बारे में, क्योंकि दवाइयां सारी जो आ रही गवर्नमेंट के थ्रू प्रोक्योर होके आती है। तो जो जो जरूरी है वो ट्रीटमेंट लिखना है और ट्रीटमेंट करना है, ये एक मोटो होता है। पेशेंट ठीक होना चाहिए, ये मोटो होता है। लेकिन प्रैक्टिस में जब आते हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस में ये होता है कि पेशेंट वो दवाई ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, उसका कॉम्प्लायंस है कि नहीं है, वो कितने दूर से आता है दवाई लेने के लिए, ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है। ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और स्पेशली कैंसर के फील्ड में, हमारे फील्ड में कैंसर की जो कोई भी इलाज होता है, स्पेशली एडवांस स्टेजेस में, जिसका ज्यादातर मैं डील करता हूं, उसमें ट्रीटमेंट ये हमेशा लंबा होता है, लगभग 6 महीने का इलाज होता है। तो ट्रीटमेंट पूरा करना, टाइम से आना, ट्रीटमेंट पूरा कराना। अब हमारे कुछ पेशेंट है जो 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर से आते हैं, तो उनको मोटिवेटेड रखना, ये भी एक अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट। तो मेरा अभी जैसे मैं 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, मैं कहता हूं ट्रीटमेंट मैं नहीं कर रहा हूं, ट्रीटमेंट तो मेरे स्टाफ जो है वो मैं लिख के देता हूं, वो करते हैं। मेरा काम है पेशेंट को मोटिवेट करना, पेशेंट को काउंसिल करना, पेशेंट की बीमारी के बारे में एग्जैक्ट कंडीशन क्या है ये बताना। दिस इज व्हाट माय वर्क। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते हो आपको समझने लगता है कि ये चीजों की बहुत अहमियत है, क्योंकि गवर्नमेंट में ये सारी चीजें फॉलो अप करना इट्स डिफिकल्ट। क्योंकि एक डॉक्टर, जैसे में हम कैंसर ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में जहां दिल्ली में था, मैं एक दिन में हम 300 पेशेंट देखते थे, तो काउंसलिंग को इतना टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन अभी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मैं आज दिन भर में 30 ही पेशेंट देखेंगे या 50 ही पेशेंट देखेंगे, लेकिन हर पेशेंट को टाइम देना जरूरी है, उनको सारी चीजें समझाना जरूरी है। तो इस तरह से प्रैक्टिस में अंतर आता है, प्राइवेट प्रैक्टिस में भी अंतर आता है, और उस तरह से पेशेंट का सेटिस्फैक्शन, पेशेंट के क्वेश्चन आंसर सारी चीजें लेना। और कैंसर के फील्ड में तो यह होता है पेशेंट नाम से ही डरा हुआ होता है, तो पहले तो पेशेंट का डर जाना चाहिए, फिर दूसरी चीज आती है कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम ठीक हो सकते हैं, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट का जो या होता है, जर्नी होता है, वो उसके बाद शुरू होता है। डॉक्टर निशिगंधा, आप बताएं
प्रोफेशन में क्या क्या चैलेंजेस आपको लगे और उनसे कैसे आपने मीट आउट किया? मेरा प्रोफेशन जो है, मैं बेसिकली ऑन्को एनेस्थेटिस्ट हूं। तो बेहोशी देना, जो कैंसर की सर्जरीज होती है उसमें पेशेंट को बेहोश करने का जो काम होता है वो मैं करती हूं। तो पहले तो मैं ब्रॉड स्पेशलिटीज में, मतलब सिजेरियंस कराना या जनरल सर्जरी की सर्जरीज कराना, वो कराती थी, जिसमें इमीडिएट सेटिस्फेक्शन होता है हमें काम का, कि आपने पेशेंट को थोड़ी देर के लिए बेहोश किया, पेशेंट का ऑपरेशन हो गया और बाहर आने के बाद पेशेंट एकदम खुश हो जाता है कि जो भी मेरा सर्जरी था वो हो गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। पर जब मैंने कैंसर में काम शुरू किया तब मुझे पता चला कि प्रैक्टिस में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आया, क्योंकि जो पेशेंट सर्जरी के लिए आ रहे होते हैं उनके ऑपरेशंस बहुत बड़े होते हैं, तो वो डरे हुए होते हैं कि क्या मैं इस सर्जरी में से बाहर निकलूंगा, क्या उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। कई बार उनके कुछ लिम्स, दे लूज देयर लिम्स, जैसे किसी का पांव निकाला या किसी का बड़ा ऑपरेशन हो गया, जबड़े का ऑपरेशन हो गया जो ओरल कैंसर में होता है, जिसमें काफी डिफॉर्मिटी आ जाती है फेस में। तो जब आप ऑपरेशन के बाद पेशेंट को मिलने जाते हो तो आपको सिर्फ उनका पेन या उनका हेल्थ के हिसाब से ना सोचते हो, उनका मेंटल कंडीशन जो होती है, जो पोस्ट सर्जरी जो डिप्रेशन पेशेंट को आता है, जब आप बाद में उनको देखने जाते हो तो आपको एक बड़ी एक्सटेंट में उसे डील करना पड़ता है, जो कि मुझे कैंसर में काम करने के बाद, जो पहले पढ़ाई के दौरान इसका अनुभव नहीं था, जो मुझे प्राइवेट में आने के बाद पता चला। डॉक्टर मनोज, यहाँ एक और चीज आती है कि हम सब, आप पेशे से चिकित्सक जरूर हैं लेकिन मानव हैं और मानवीय संवेदनाएं हम सब में होती हैं। तो जब आपके सामने ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में है, जिन्हें कोई अंग निकालना पड़ जाए या हो सकता है बचे न बचे, तो आप क्या सोचते हैं उस वक्त और कैसा व्यवहार रहता है? ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, स्पेशली दोनों चीजें। अब हमारे एक पेशेंट थे, उनकी उम्र लगभग 14 साल की लड़की थी, उसको बोन का कैंसर था, पैर के बोन का कैंसर था। उनका हरियाणा से आए थे वो, तो उनका हरियाणा में कुछ वहां पे निदान ठीक से नहीं हो पाया, कुछ तो डिले काफी हो गया था। 2 महीने बाद फिर हमने यहाँ पे आके पूरा वर्कअप कराया। वर्कअप में भी लगभग 2-3 हफ्ते का समय निकल गया। फिर हमने कीमोथेरेपी दी, तो कीमोथेरेपी का रिस्पांस बहुत अच्छा आया था और गांठ काफी कम हो गई थी। उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो उनको यानी हम पहला हमारा प्रयास था, हमारी पूरी टीम का रादर, कि हम पैर बचाने की कोशिश करें, लेकिन जो भी सारे रिपोर्ट्स आए, सारी चीजें देखने के बाद हमें पता चला कि हम पैर नहीं बचा पाएंगे। तो हमें भी ये बहुत दुख वाली बात थी कि अब हमें पैर काटना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। जब हम यानी रिवील करना, ये सारी चीजें बतानी होती है, तो उससे पहले एक हल्का सा आघात हमारे मन पे भी हो के आता है। लेकिन हम उस समय में फिर हमारा एज अ फिजिशियन, एज अ क्लिनिशियन, हम सोचते कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज जान। जान है तो जान है, जैसे हम बोलते हैं। तो इसलिए फिर उनको काउंसिल करते हैं कि हाउ मच लाइक ये ऑपरेशन, अंग गंवाना, कोई भी अंग गंवाना शरीर का, ये बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमारी जान बच रही है तो दैट इज प्रायोरिटी। तो इस तरह से फिर हम काउंसिल करते हैं, बट इट इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट पार्ट। और स्पेशली कैंसर में तो वही पेन होती है, संवेदना बहुत डिफिकल्ट होता है, और स्पेशली जो पेशेंट हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़े होते हैं और कुछ यानी कारणों के वश वो कैंसर से अगर जाते हैं तो हमें भी बहुत दुख होता है। डॉक्टर निशिकांता, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत बार ये प्रश्न आता है, चूंकि आप चिकित्सक हैं और आपके खासतौर पर कैंसर पेशेंट्स जब आते हैं तो जीवन मृत्यु के बहुत सारे प्रश्न आपके सामने भी खड़े हो जाते हैं। तो कभी ऐसे भी आपके सामने ऐसे वाकये हुए जहां पर आपको लगा कि किसी व्यक्ति को आपने कोई आशा बंधाई या किसी व्यक्ति को पॉजिटिविटी आपने दी या किसी दूसरे जरिए से मिली और व्यक्ति ठीक हो गया? जी हाँ, ये होता है। एक्चुअली कैंसर की प्रॉब्लम ये है कि लोग पहले नाम से ही बहुत डर जाते हैं, जो अभी लोगों में कल्पना है कि कैंसर हो गया मतलब अब हमारे पास कुछ ही साल हैं। ये एक्चुअली फैक्ट नहीं है। कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो इतनी ज्यादा फास्ट इवॉल्व हो रही है, जो पेशेंट्स जिनके पास मतलब जो सब जगह घूम के आते हैं, जिनको पता नहीं चलता है, वो इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। पर हाँ, ऐसा भी होता है कि आप पेशेंट को पॉजिटिव ये दे रहे हो कि आप ठीक होने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, पर कहीं ना कहीं मन में हमें पता होता है या फिर हमने रिलेटिव्स को डिस्क्लोज कर दिया होता है कि
कितना भी इलाज कराएंगे तो भी आगे अच्छा पेशेंट नहीं हो पाएगा। ये सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक पार्ट तो वही होता है, जहां पेशेंट अच्छा हो जाता है वहां तो हम सभी खुश हो जाते हैं और हमें पहले पता भी रहता है। जैसे जैसे हम इलाज शुरू करते हैं, पहले 1-2 साइकिल्स होने के बाद पता चलने लग जाता है कि ये पेशेंट अब पूरी तरह ठीक होने वाला है। दिक्कत उन पेशेंट्स में आती है जिन्हें हमें और सबको ही पता होता है कि आगे प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, पर फिर भी आखिरी तक पेशेंट का मनोबल बनाए रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहूंगा कि ये आप इतने सारे आपने ट्रीटमेंट अब तक कई लोगों के किए होंगे, तो एक कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जब स्वस्थ भी हो जाते होंगे या किसी को आपने क्योर किया होगा, किसी को ऑपरेट किया होगा और ठीक हो गया, ये संतोष आपको कैसा लगता है और कहां तक ये भीतर पहुंचता है? एक्चुअली यही संतोष आगे प्रेरणा देता है आगे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट देने के लिए। उसका मैं शुरू में जस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे इवोल्यूशन होता है। ये जब मैंने ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग शुरू की थी 2012 में, उससे पहले मैं कार्डियोलॉजी में काम करता था। कार्डियोलॉजी में मैंने लगभग 2 साल काम किया है इसमें। तो कार्डियोलॉजी में ये होता है कि ठीक होने वाले पेशेंट की संख्या बहुत अच्छी होती है। नंबर ऑफ, अगर पेशेंट देखेंगे हार्ट अटैक आया, अगर टाइमली पहुंच गए तो मोटा मोटा सारे पेशेंट्स, अगर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है तो मोटे मोटे 80-90% पेशेंट्स गो बैक होम विथ लाइक हैप्पी फेसेस। 3rd-4th डे ठीक हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, एंजियोप्लास्टी हो जाती है, एंजियोग्राफी हो जाती है। तो वो एक वर्क सेटिस्फेक्शन, जैसे मैडम ने कहा कि इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन होता है ना, कि पेशेंट आए आपके पास बहुत सीवियर पेन के हिसाब से आए, हमने डिटेक्ट किया कि ब्लॉकेड है हार्ट की वेसल्स में और हमने ब्लॉकेड निकाल दिया और पेशेंट आर हैप्पी एंड गो होम। फिर बाद में वो फॉलोअप के लिए आते। जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की तो मैंने देखा कि कैंसर में ये काफी प्रमाण कम है और शुरू में मेरे लिए तो नया था, तो मेरे जो न्यू पेशेंट, सारी पेशेंट नए थे, तो उसमें मॉर्टेलिटी जो मरने वाले पेशेंट की संख्या उस समय उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सरकारी इंस्टीट्यूट में तो बहुत पेशेंट होते हैं, तो बहुत ज्यादा थी। तो शुरू में भी उसका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव हुआ मेरे ऊपर की। काफी देर तो मैं डिप्रेस था, लाइक शुरू के 2-3 महीने। लेकिन मेरे जो सीनियर थे वो सारे बहुत हेल्पफुल थे, तो उन्होंने ये सारी समझा कि दिस इज प्रोसेस, आपको इस प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि इसमें से रिकवर होने वाले पेशेंट भी है, ऐसा नहीं कि सारे ही पेशेंट उस तरह से आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम टाइम गया, वैसे मैं फॉलो वाले पेशेंट देखे जो 10 साल से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं, तो धीरे धीरे समझ में आया कि इसमें भी बहुत सारे पेशेंट इंप्रूव होते हैं। तो दैट इज यूजुअली एज प्रोसेस, तो दैट टेक्स टाइम। तो इट इज डिफिकल्ट टू कोप अप इनिशियली, बट सब्सिक्वेंटली जैसे आपका एक लार्ज पूल हो जाता है फॉलोअप का, जो पेशेंट ठीक हो गए, तो उसके बाद दिस प्रोपेल्स यू टू ट्रीट ऑल द पेशेंट फर्दर। डॉक्टर निशिकांता, आप बताएं कि जब डॉक्टर मनोज किसी मरीज को चंगा कर देते हैं ऑपरेशन से, वो संतोष ये घर तक भी लाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लाते हैं। एक्चुअली अब इतने सालों में मुझे पता चल गया है कि जब एकदम खुश होते हैं या बिल्कुल पढ़ रहे होते हैं कुछ नई नई चीजों के बारे में, या बच्चों को कुछ नई नई चीजें सिखा रहे होते हैं, तो पता चल जाता है कि आज कुछ अच्छा हुआ है या किसी पेशेंट का रिपोर्ट अच्छा आ गया है जिसमें कैंसर क्लियर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल पता चल जाता है। पर हाँ, ये भी होता है व्हेन ही लूजेस अ पेशेंट, जब मतलब कई महीनों तक पेशेंट साथ होने के बाद जब पेशेंट के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है आगे, या डिसीज प्रोग्रेस हो जाती है, तो शुरुआत के कुछ सालों में तो मैंने देखा था कि बहुत ज्यादा आप अंदर एक इसमें ककून में चले जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो, मायूस हो जाते हो, अपने आप से भी, पेशेंट से भी और मतलब भगवान से भी, कि इतनी कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। पर अब पिछले कुछ 1-2 सालों में सर ने बहुत ज्यादा मेडिटेशन और इन सब चीजों में, और प्राणायाम, इन चीजों के बारे में बहुत सारा अभ्यास किया। और जब जैसे जैसे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में मेडिटेशन को लाया है, तो अब वो जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स थे पेशेंट की वजह से, अब वो घर तक नहीं आते हैं। अब वो बिल्कुल मेंटली स्टेबल होके सारा काम करते हैं। डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्राणायाम और ध्यान हमारी संस्कृति के हिस्से, और पहले ये माना जाता था कि ये एक्स्ट्रा चीज है, ध्यान प्राणायाम, आपके पास समय है या बूढ़े हो गए तो कीजिए। ये बताएं कि क्या प्राणायाम ध्यान का हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे शरीर पर, या आपके सामने कोई पेशेंट भी आया हो, उसने ये प्रयोग किए हो, तो उन पर कुछ फर्क पड़ता है? यस, बिल्कुल। मैं तो सोचता हूँ और मेरा ये मानना है कि ये अपने लाइफस्टाइल या संस्कृति के अभिन्न अंग है और अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में बचपन से होने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अब व्यक्तिगत ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन इसके फायदे
अगणित है। जैसे कहने के लिए, जैसे अब इंटरनेशनल योगा डे भी 21 जून को सेलिब्रेट होता है, क्योंकि इसकी मान्यता इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, इसलिए हो रहा है। तो आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। साइंटिफिक एम्स में भी काफी स्टडीज हुई है मेडिटेशन प्राणायाम को लेके, जो हार्मोनल, अपने इमोशन से लेके जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको स्टेबलाइज करने का काम, अगर सिंपल सी चीज में समझाए तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस स्टेबलाइज करने का काम योगा और मेडिटेशन काफी हद तक करती है। डॉक्टर निशिगंधा, आपसे जानना चाहूंगा कि ध्यान और प्राणायाम, या कोई योगी आपके सामने कोई मरीज लेटा है बिस्तर पर, और फर्ज कीजिए 100 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो ध्यानी है, तो क्या आप उसे बेहोश करेंगी तो आपको पता चल जाता है? नहीं, ये तो नहीं पता चलता, क्योंकि बेहोश होने के बाद तो कंट्रोल पूरा हमारा ही होता है उस पे। जब तक होश में, जब तक होश में है तब तक पता चलता है। हाँ, पर एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम बेहोशी की दवाइयां देते हैं तो जैसे पेशेंट के वजन के हिसाब से डोज फिक्स होता है कि इतना वजन है पेशेंट का तो इतने मिलीग्राम पर केजी आपको डोज देना है। तो जो पेशेंट सर्जरी के पहले बिल्कुल काम और कंपोज्ड होते हैं, वो कम से कम दवाइयों में उनमें उतना ही असर आता है, और जब सर्जरी हो रही होती है, जब ऑपरेशन हो रहा होता है, तो जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में जो फ्लक्चुएशन आता है वो उनमें बहुत कम होता है, और कम से कम दवाई में मैक्सिमम असर दिखाई देता है। यही अगर जब पेशेंट ऑपरेशन के पहले बहुत घबराया हुआ है या डर से उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है और हमें कुछ कुछ दवाइयां दे के उनका बीपी कम करा के फिर ऑपरेशन के जब पेशेंट लेना पड़ता है, तब हमें ड्यूरिंग द सर्जरी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि हर थोड़ा सा पेन होने पे, अगर एनेस्थेसिया में भी पेशेंट को कभी कभी पेन हो सकता है, थोड़ा सा पेन होने पे जो बीपी की फ्लक्चुएशन आती है, हार्ट रेट की फ्लक्चुएशन आती है, और इसकी वजह से जो ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है। तो ये नहीं है, अगर कोई पेशेंट सच में काम कंपोज्ड है तो आप कह सकते हैं कि ये जो मेडिटेशन और प्राणायाम की जो आपकी हैबिट है वो आपको ड्यूरिंग एनेस्थेसिया भी फायदेमंद रहती है। डॉक्टर मनोज, प्रेम जिसे हम कहें, और उसकी एक सामाजिक परिणति होती है विवाह। तो आपने पहले प्रेम किया और फिर विवाह किया, तो क्या कारण है कि बहुत बार बहुत सी स्थितियों में प्रेम जहां होता है वो विवाह में थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, विवाह कुछ सालों बाद उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो बताएं कि ये प्रेम था और शादी के बाद बना रहे या बना रहा, उसका आपके पास क्या मंत्र है? 2+2 4 हमेशा होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर एवरीथिंग। शादी से पहले प्यार या शादी के बाद प्यार, दोनों में फॉर्मूला एक ही है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग। मैं एक गणित की भाषा में अगर बोले तो एक दूसरे को परस्पर पूरक होने चाहिए, तभी 180 डिग्री का फ्लैट लाइन पूरी हो सकती। तो वो कुछ लोग कहते हैं कि झगड़े जितने ज्यादा होते हैं उतना ही प्रेम जो है वो प्रमाणिक होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, मैं तो नहीं मानता हूं। झगड़े नहीं हुए तो भी प्रेम पूरा हो सकता है। डॉक्टर निशिगंधा, आप बताएं कि विवाह के बाद और विवाह के बाद भी ताउम्र प्रेम बना रहे, इसका आप क्या फॉर्मूला देंगी? ये फॉर्मूला मैंने खैर डॉक्टर मनोज जितने ज्ञानी हैं उतनी ज्ञानी तो मैं नहीं थी पहले। मैं अनुभव से ये सीखी हूं कि आई थिंक रिस्पेक्ट इज द की। एक दूसरे के लिए होने वाला रिस्पेक्ट ये बहुत जरूरी है, और विश्वास, ये दो चीजें। और कई मेरे फ्रेंड्स और कई आजू मेरे जो कलीग्स हैं उनकी शादियों में मैंने देखा है कि हम कई बार चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ये समझ के कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे बदलना चाहता है, मैं जो पहले जैसी थी वैसे मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अब शादी के बाद। तो ये चेंज कई बार आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि आज मैं जैसी हूं इतने साल डॉक्टर मनोज के साथ रहने के बाद, वो मैं बिल्कुल अलग हूं पहले से। तो कई बार बदलाव जो आप आपके पार्टनर के साथ अपनी पर्सनालिटी में आ जाता है, कई बार वो अच्छे के लिए भी होता है। तो ये जो आपको एक पीस बनाना पड़ता है कि ये चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं शादी के बाद, ये नॉट नेसेसरीली इस वजह से हैं कि ये सामने वाला इंसान आपको बदलना चाहता है, आपकी बेहतरी के लिए भी हो सकता है। तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना, आई थिंक दैट इज द की। रेडियो लेक्सिटी में हमारे मेहमान
डॉक्टर महाजन दंपति। डॉक्टर मनोज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि कैंसर की आप विशेषज्ञ हैं, तो जाते जाते चूंकि तमाम वे लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपके मुंह से ये भी सुनना चाहेंगे कि क्या कारण है जिस वजह से कैंसर होता है और क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कैंसर ना हो। बिल्कुल। भारतवर्ष में जैसे मैं काफी जगह सेमिनार के लिए जाता हूं तो हमेशा बताता हूं कि एक 5 कारण है, वो अगर हम हटा पाएंगे तो भारतवर्ष की 50% कैंसर इन 5 कारणों से कम हो सकते हैं। तो 5 में से सबसे बड़ा है तंबाकू। उसके लिए सरकार प्रयत्न करेगी, ऐसा हमने सोचना चाहिए। समाज बन के हमने इकट्ठा बन के उस पर बहिष्कार करना है, जो भी उसका यूज नहीं करना है। और वो सिर्फ कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, जो लकवा होता है उसके लिए भी अच्छा है। तो ये सही मायने में मैं मानता हूं कि एक डेविल हो गया है। इट्स डेविल, एक कॉमन एविल है पूरे सोसाइटी का, और हमें एज अ सोसाइटी डील करना चाहिए। वो नॉट एन व्यक्ति या कोई समाज या कोई पक्ष करेगा या कोई गवर्नमेंट करेगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। एज अ समाज हमने उसका त्याग करना चाहिए। दूसरा एविल है अल्कोहल, शराब, जिसके कई अंग है, लेकिन कैंसर भी एक बड़ा अंग है। तीसरा है ओबेसिटी, जो भी अभी अपनी लाइफस्टाइल जिस तरह से हो रही है, शारीरिक श्रम कम हो रहे, तो ओबेसिटी का प्रमाण बढ़ रहा है। हाँ, मोटापा बढ़ रहा है, तो मोटापे की वजह से भी लगभग अलग अलग 7-8 तरीके के अलग अलग कैंसर होते हैं। चौथा कारण है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं होना। आप एक्सरसाइज, अभी नया कंसेप्ट आ रहा है, WHO भी काफी जगह प्रमोट कर रहा है कि सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। अगर आप लंबे समय तक बैठ रहे तो वो भी स्मोकिंग जैसे ही हानिकारक है। तो वैसे ही लैक ऑफ एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ दिस। तो आपको हर 2 घंटे में थोड़ा सा टहलना चाहिए, या फिर रेगुलर एक्सरसाइज के लिए हम जैसे बोलते हैं कि हर दिन भर में कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करना जरूरी है। 5 days a week, 2 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन 5 दिन तो हफ्ते में कम से कम, ज्यादा किए तो और भी अच्छा है। एंड 5th थिंग इज डाइट आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, जंक फूड कम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, 5 चीजें, अगर ये 5 एविल को हम हटा पाएंगे तो 50% कैंसर सिर्फ इन्हीं से कम हो सकते हैं। जी, डॉक्टर निशिगंधा, आप क्या सलाह देंगी खासतौर पर महिलाओं को? महिलाओं को मैं खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। इसमें कई बार हम यूएस की कंट्रीज से अगर इंडिया का डाटा कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडिया में 3rd और 4th स्टेज में कई पेशेंट्स, मैक्सिमम पेशेंट्स उसी स्टेज में आते हैं। इसका मेन कारण ये है कि पेशेंट्स हिचकिचाहट होती है पेशेंट डॉक्टर को दिखाने के लिए जाने की। दूसरी बात यह है, अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है लोगों को कि खुद का एक सेल्फ एग्जामिनेशन करना जरूरी है। घर पे सारी महिलाओं ने 30 साल की उम्र के बाद अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। ये सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट टेक्निक है कैंसर के स्क्रीनिंग का, ताकि जल्द से जल्द पता चले। तो अगर ये अवेयरनेस आ जाती है तो हम ब्रेस्ट कैंसर को काफी हद तक जल्दी पकड़ सकते हैं, और जल्दी पकड़ने पे इलाज भी बहुत अच्छा हो सकता है और पेशेंट आगे जाके बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं अवेयरनेस कराना चाहूंगी। और क्योंकि भारत में ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा है, तो इसके कुछ गाइडलाइंस हैं कैंसर स्क्रीनिंग के, जो हम फॉलो करते हैं। 35 साल की उम्र के बाद हर पेशेंट को, हर स्त्री को मैमोग्राफी करके एक टेस्ट होता है, जो कि जैसा चेस्ट एक्सरे होता है वैसा बिल्कुल पेनलेस, जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, ऐसा एक टेस्ट होता है जिसमें हम जो बिल्कुल अर्ली स्टेज के जो ब्रेस्ट कैंसर है जिनको हम पकड़ में ले सकते हैं। डॉक्टर निशिगंधा, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। दरअसल भारतीय महिलाएं, एक तो शर्म पहली बात, और जैसा आप कह रही हैं 3री 4थी स्टेज में तो वो आती होंगी, लेकिन मैमोग्राफी के लिए वो जा पाए 35 के बाद नियमित तौर पर, ऐसा आमतौर पर होता नहीं होगा, आपने भी अनुभव से जाना होगा। फिर भी ये बताएं कि 35 साल के बाद क्या ये अनिवार्य है? अनिवार्य है तो क्या फ्रीक्वेंसी रहे कि उनको करवाना ही चाहिए? ये अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, सबसे पहले जरूरी तो ये है कि अगर आपके घर में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, या फिर ओवेरियन कैंसर हो चुका है, या किसी और टाइप का कैंसर हो चुका है, तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है उस हिसाब से मैमोग्राफी की फ्रीक्वेंसी है जो चेंज होती है।
एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मैं जैसे कि नॉर्मल रिकमेंडेशंस जो बोलते हैं वर्ल्ड स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, 40 की उम्र के बाद हर महिला कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं है ब्रेस्ट की कैंसर, ब्रेस्ट से रिलेटेड, फिर भी उनकी जांच होनी चाहिए हर साल में एक बार। ऐसी 50 तक, 40 से 50 तक एक बार होना जरूरी है। दिस इज व्हाट नॉर्मल रिकमेंडेशन। जो भी श्रोता है, मैं फिर से 50 के बाद इसकी आवश्यकता नहीं बता रहा हूं मैं फिर से बताना चाहूंगा, कोई भी लक्षण नहीं है तब जांच करनी है। ऐसा नहीं कि लक्षण आएगी तब जांच करनी है, कोई भी तकलीफ नहीं, आप स्वस्थ हो, आपको लग रहा है कि हम बिल्कुल ठीक है, आपका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, 40 की उम्र हो गई है तो साल में एक बार, और 50 की उम्र के बाद 2 साल में एक बार करना जरूरी है। लगभग हम बोलते हैं 70-74 ईयर्स तक कराना चाहिए। 74 तक अगर बिल्कुल 4-5 एग्जामिनेशन आपके नॉर्मल आते हैं तो बाद में कराने की जरूरत नहीं। और जैसे मैम ने कहा, फैमिली हिस्ट्री, जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनका स्क्रीनिंग हम काफी अर्ली भी शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द उनकी फैमिली की सबसे यंगेस्ट पेशेंट कौन से है, उस टाइम के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर महिलाओं में जिनमें कोई हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, कोई लक्षण नहीं है, उन्होंने 40 की उम्र के बाद जांच कराना जरूरी है। डॉक्टर मनोज, यह एक शब्द का इस्तेमाल किया डॉक्टर निशिगंधा ने, वो है कि वंशानुगत। तो क्या बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज इत्यादि वंशानुगत होती है? अगर माता पिता या घर में किसी को डायबिटीज है तो आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्या यही स्थिति कैंसर पर भी लागू होती है? हाँ, कैंसर में लगभग, लेकिन ये मात्रा कम है। मैंने जैसे कहा कि 50% कैंसर हम ये 5 चीजों से कम कर सकते हैं, लेकिन बाकी 50 में कुछ चीजें ऐसी कि जैसे कि 10% कैंसर, लगभग ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली 10% से भी कम कैंसर ये अनुवांशिक होते हैं, और 20% तक के कैंसर अनुवांशिक नहीं, फैमिलियल मानते हैं हम। अनुवांशिक यानी एग्जैक्टली हमें पता होता है कि कौन सा जीन डिफेक्टेड है, और 20% में पता नहीं होता, लेकिन फिर भी फैमिली में काफी स्ट्रांग। तो लगभग मोटा तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम बोलते हैं कि 10-30% तक अनुवांशिक होने की चांसेस होते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर छोड़ के बाकी दूसरे कैंसर में ये प्रमाण बहुत कम है, लाइक लेस देन 5%। डॉक्टर मनोज, जैसे कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र आया, तो पुरुषों में भी प्रोस्टेट कैंसर के बहुत केसेस आते हैं, और कुछ शायद बढ़ी हुई उम्र में ज्यादा आते हैं। बताएं कि वो कैसे पता करें कि उन्हें कैंसर हो सकता है प्रोस्टेट का, कैसे उनकी जांच हो, और उन्हें क्या उसके संकेत मिलते हैं? बिल्कुल। जैसे महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमने बोला कि 40 की उम्र की बात करनी चाहिए, वैसे 45 की उम्र के बाद पुरुषों में भी जिनमें हिस्ट्री है या जिनमें कुछ प्रॉब्लम है, उनमें PSA करके ब्लड की टेस्ट होती है, और एक एग्जामिनेशन होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है प्रोस्टेट को जांच देखने के लिए। तो ये जांचें 45 की उम्र के बाद हर साल में एक बार करनी चाहिए। डॉक्टर मनोज, जाते जाते तमाम श्रोताओं को क्या सलाह देंगे कि आपकी ये बातें सुनकर वे किसी चिकित्सक तक नहीं जाए? मैं सबसे एक विनती करना चाहूंगा, कोई भी लक्षण है, कैंसर के रिलेटेड कोई भी लक्षण है, या ऐसा कोई लक्षण जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आप नजदीक के जो भी चिकित्सक है उनको जाके दिखाना चाहिए, उनकी जांच कराना चाहिए। कैंसर की काफी गांठें ये पेनलेस होती है, तो मेरा एक संदेश ये रहेगा कि कोई भी गांठ जो पेनलेस है उसको जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। पेनफुल गांठ होना कैंसर में थोड़ा रेयर होता है, लेकिन पेनलेस गांठ होती है, दर्द रहित गांठ जो होती है, उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो घर पे रहते हैं, और लंबे समय तक घर पे रहने के बाद फिर बीमारी बढ़ जाती है। तो कोई भी गांठ हो, दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी नजदीक के चिकित्सक है आपके घर के आसपास या गांव के आसपास, उनको जाके जरूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर निशिगंधा, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों को बहुत डर लगता है, परंतु इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम इसको जल्दी पकड़ लेते हैं तो आज पूरा इलाज संभव है, और उदयपुर जैसे शहर में सारे प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जहां पे कैंसर का पूरी तरह से अच्छी तरह से इलाज हो सकता है। तो जो भी मरीज आज इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत बड़े वॉरियर हैं, और उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी आज इस मंच पे। और अगर आगे अनफॉर्चुनेटली किसी को कैंसर हो भी जाता है तो डरने की बात नहीं है, हम उसका पूरा इलाज कर सकते हैं और आप बिल्कुल तरह ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर निशिगंधा महाजन और डॉक्टर मनोज महाजन, आपने इतनी सारी बातें की, श्रोताओं को जरूर लाभ हुआ होगा। बहुत बहुत आभार।